हम किससे डिटेक्ट करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन। ये हमारी लाइट है, पर्टिकुलरली लाइट का एक तरीके से आप देखोगे गैसियस स्टेट में जो फ्री एटम्स हैं उनको मेजर किया जाता है कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है एलिमेंट का वो पता किया जा सके कि हमारा जैसे उसमें एलिमेंट्स में फ्री एटम्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी कभी हमें एनालिसिस करना होता है मेटल्स का किसी भी पर्टिकुलर सैंपल में, या बहुत अलग अलग सैंपल्स आते हैं वहाँ पे आपको पता करना है मेटल्स के बारे में, तब हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। क्योंकि ये स्पेसिफिक, इस क्यों यूज़ करोगे आप? ये इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिसिटी अच्छी है, सेंसिटिविटी है, और एक तरीके से रिलेटिवली ये सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन के बेसिस पर काम करता है। अगर आप देखो इसका प्रिंसिपल देखोगे, हमारा एएस में सैंपल जो है वो एटमाइज्ड होता है, ठीक है, एटमाइज होता है, जिसमें हमारे जो एटम्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में होंगे। जो ग्राउंड स्टेट एटम्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे स्पेसिफिक वेवलेंथ पर, ठीक है। जो हमारी वही सेम चीज़ है, हमारा एक सैंपल है उसमें हमारा लाइट सोर्स है। हमारे लाइट सोर्स की वजह से क्या होगा, जो ग्राउंड स्टेट पर एटम्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट करते हैं, कुछ तो एमिट करेंगे, एमिशन होता है वहाँ पर, और एमिशन होने के बाद क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। फिर वो क्या बोलते हैं, जितना आप सोचो जितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट इन द सैंपल। वो ये बोलते हैं जितना ज़्यादा लाइट, जितने अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी वो हमारी डायरेक्टली या एक तरीके से प्रोपोर्शनल होती है जो हमारे सैंपल का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। सैंपल में जो एलिमेंट का कंसंट्रेशन है उसके प्रोपोर्शनल रहता है। प्रोसेस में अगर आप देखो, प्रोसेस बड़ा सिंपल है, इसका हमारा एटमाइजेशन होता है। हमारा सैंपल जो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा फ्लेम में या ग्रेफाइट फर्नेस में, तो वो क्या करेगा, वहीं पे वो वेपराइज्ड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, वेपराइज होके कन्वर्ट हो जाएगा फ्री एटम्स में। इस तरीके से मानो आप हमारा एक सैंपल हम उसको फ्लेम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या हम उसको फ्लेम के कांटेक्ट में ला रहे हैं। फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, वो वेपराइज्ड हो जाएगा। वेपराइज्ड होने के बाद क्या होगा, वो फ्री एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। फ्री एटम्स में कन्वर्ट होने के बाद हमारा रेडिएशन सोर्स होगा, हमारा लाइट सोर्स है, वो एमिट करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ के बेसिस पर। मतलब कि जैसे हमारा जो भी स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी एलिमेंट का, उस इंटरेस्ट के बेसिस पे जब वो पास होगा हमारे एटमाइज सैंपल के थ्रू, वहीं जो ग्राउंड स्टेट पर एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारे स्पेसिफिक वेवलेंथ पर जो लाइट आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो इंटेंसिटी थी, जो ट्रांसमिटेड लाइट की एक इंटेंसिटी होने वाली थी, अब देखो आप किसी सैंपल में जब लाइट पास करोगे तो जो इंटेंसिटी दूसरी साइड से पास ऑन होने वाली है, जो ट्रांसमिट होने वाली है, वो कम हो जाएगी। वो तो कम होनी है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, यहाँ कम हो जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा, फिर हमारा डिटेक्शन होगा, इसका ना डिटेक्शन होगा। आगे डिटेक्टर रखा होगा, डिटेक्टर क्या करेगा, उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है ना उसको मेजर करेगा। जो इधर से लाइक वन एंड से दूसरे एंड पर पास होने वाली थी उसकी इंटेंसिटी को मेजर करेगा, यहाँ कितनी लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज की गई है। फिर क्या करेंगे, हम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के बेसिस पर हम कॉन्सेंट्रेशन एलिमेंट का पता करेंगे। हमने बियर-लैम्बर्ट्स लॉ में यही देखा था ना कि हमारी जो लाइट है, जो लाइट सोर्स पास हो रही है किसी सैंपल में, उसमें जो भी एलिमेंट का कंसंट्रेशन है या सैंपल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, फिर उसके बाद जो पाथ लेंथ है, ठीक है, पाथ लेंथ जो है हमारी लाइट की, उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ से फिर क्वांटिफिकेशन हो जाएगा। एटमाइजेशन हो गया हमारा, एटमाइजेशन के बाद रेडिएशन सोर्स लग गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिटेक्शन हो गया, क्वांटिफिकेशन हो गया। अब जो की इक्वेशन है हमने बियर-लैम्बर्ट्स लॉ में पढ़ा था, एब्जॉर्बेंस था, ठीक है, एब्जॉर्बेंस था, लाइट इंसिडेंट था, ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी थी, मोलर एब्जॉर्बिटी, कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट और पाथ लेंथ। हमने जो देखा था नॉर्मली वो ये था, A इज इक्वल टू जो एब्जॉर्बेंस था, फिर हमारा मोलर एब्जॉर्बिटी आ गया था, फिर हमारी कॉन्सेंट्रेशन आ गया था एनालाइट का, साथ ही साथ हमारा पाथ लेंथ आ गई थी। ये आप लोगों को याद आ गया हो अगर थोड़ा बहुत तो, ठीक है, ये पढ़ा था बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। इसके बेसिस पर आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस हमारा
वही सेम 3 तरीके से देखा जाएगा स्पेक्ट्रल के बेसिस पर। जो हमारा अनदर स्पीशीज है वो कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रही है सेम वेवलेंथ पर या नियर बाय वेवलेंथ पर। अब जैसे देखो एक सैंपल है, उसमें ए भी है, बी भी है, सी है, डी है, लाइक डिफरेंट आप सोचो कंसंट्रेशन में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब ये स्पीशीज कितना एब्जॉर्ब कर रही है सेम वेवलेंथ पर एनालाइट के अंदर, या ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो क्या करता है थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाती है, एब्जॉर्प्शन जो होने वाला है ऊपर नीचे हो जाता है। यही देखा जाता है हमारा स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस में। जहाँ तक कि आप देखो हमारा जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ के बेसिस पर जो रेडिएशन पास हो रही है उस कंसंट्रेशन में, तो उनकी एब्जॉर्प्शन में ऊपर नीचे हो जाता है। केमिकल इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमारा एक एनालाइट है उसका केमिकल फॉर्म ही चेंज हो गया, ठीक है। केमिकल इंटरफेरेंस में हमारा थोड़ा सा केमिकल ऑल्ट्रेशन हो जाता है। जब भी कभी एटमाइजेशन प्रिवेंट करना हो तो चांसेस हैं कि कुछ केमिकल्स हैं उसकी वजह से है, या कोई सैंपल में 2 स्पीशीज हैं उनके बीच में रिएक्शन हो गया, एक के साथ दूसरा रिएक्ट कर गया। तो एग्जाम्पल जैसे आप समझो कि मैट्रिक्स एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेसिपिटेशन करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्सेशन बनाते हैं हमारे एलिमेंट्स का, आप उससे समझ सकते हो। साथ ही साथ फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पर ना हमारे एनालाइट का एटमाइजेशन अफेक्ट होता है। इनडायरेक्टली हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इनके बेसिस पर अफेक्ट हो सकता है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी नहीं होगी, कम हो जाएगी। फिजिकल इंटरफेरेंस में जो हमारा सैंपल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अफेक्ट करता है एटमाइजेशन की एफिशिएंसी को और लाइट ट्रांसमिशन को, ठीक है। हमारा सैंपल का जहाँ भी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल इंटरफेरेंस इधर उधर हुआ तो क्या होगा, उससे इफेक्ट शो होगा। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे विस्कोसिटी, हमें पता है विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, या फिर हमारा नेबुलाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, सरफेस टेंशन की वजह से नेबुलाइजेशन जो मिस्ट फॉर्मेशन हो रही है वो अफेक्ट करेगा। कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है या स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, वहाँ इंटरफेरेंस हो सकता है। तो ये फिजिकल इंटरफेरेंस के बेसिस पर है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन आप देख लो, इंस्ट्रूमेंटेशन में आप याद रखो अपना फ्लेम फोटोमेट्री वाला सेम ही वर्क करता है, थोड़ा बहुत ही हमारा यहाँ पर चेंज आता है। जैसे सोर्स है, सोर्स में आप याद रखो कि सोर्स आपको सबके अलग अलग दिखेंगे और सब आपको याद भी करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि लाइट सोर्स लिख दिया, नहीं, लाइट सोर्स में हॉलो कैथोड लैंप है, ठीक है, इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप है। पर्टिकुलर इनके नाम याद रखने हैं आपको, बस नाम याद रख लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नाम तो याद रख सकते हो। इसमें क्या है, हमारे एलिमेंट एक तरीके से स्पेसिफिक रेडिएशन इमिट करते हैं या एमिट्स एलिमेंट स्पेसिफिक रेडिएशन होते हैं, जिसमें जैसे हमारे मेटल आयंस हैं लैंप में, वो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं इसके थ्रू, सोर्स के थ्रू। साथ ही साथ इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप होता है, जैसे कोई बहुत डिफिकल्ट एलिमेंट है तब यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली उनके लिए जो एमिट करते हैं रेडिएशन एक्साइटेशन, जैसे कि हमारा देखा जाए वाया एक्साइटेशन ऑफ गैसियस एलिमेंट। जैसे हमारा माइक्रोवेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज होती हैं, उस टाइम एक्साइटेशन हो जाता है गैसियस एलिमेंट्स का। तो आप देखो पर्टिकुलरली सोर्स जो है ये कुछ लाइक स्पेसिफिक टाइम पर यूज़ किया जाएगा। वैसे आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो, हॉलो कैथोड लैंप काम कर जाएगा। फिर हमारा एटोमाइज़र है, एटोमाइज़र में क्या होता है, जो फ्लेम एटोमाइज़र होता है जिसमें नेबुलाइजेस द सैंपल इनटू मिस्ट, जिसमें हमारा नेबुलाइज सैंपल जो है, जो लिक्विड सैंपल था उसको मिस्ट में कन्वर्ट करेगा। मिस्ट जो है वो फ्लेम में जाएगी जिससे एटोमाइजेशन होगा। जो फ्लेम है हमारी वो क्या है, एसिटाइलिन एयर या एसिटाइलिन नाइट्रस ऑक्साइड फ्लेम्स देगा। तो आप उससे समझ जाओ एटोमाइजेशन जो हमारा फ्लेम एटोमाइज़र है। ग्रेफाइट फर्नेस एटोमाइज़र क्या है, वो हीट देता है एक तरीके से, स्मॉल सैंपल वॉल्यूम हो उस स्टेज पर चल जाएगा, बट अगर लार्जेस्ट लेवल पर जाना हो तो फ्लेम ही वर्क करेगा। मोनोक्रोमेटर्स होते हैं, मोनोक्रोमेटर्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होने के बाद एनालाइट में आइसोलेट करते हैं। अब जैसे हमारे एनालाइट में एब्जॉर्ब हो गया है स्पेसिफिक वेवलेंथ पर जो भी लाइट एब्जॉर्ब होने वाली थी, अब उसको आइसोलेट भी करना है, अलग भी करना है कि ये पर्टिकुलर इतना 420 पे जा रहा है, ये पर्टिकुलर 510 पे है, ये 700 पर है, तो इसको अलग भी करना है, फिल्टर आउट करना है। और साथ ही साथ जो अनवांटेड है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो भी अलग करेगा कि हमें बस इतना ही चाहिए, तो वो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, इतने को ही पास करने देगा, साथ वाले जो अनवांटेड है उनको रिमूव
आउट कर देगा। अब साथ ही साथ डिटेक्टर में हमारी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी में जो कम होता है, हम क्या चेक करते हैं इनडायरेक्टली, हमारी लाइट की इंटेंसिटी जो कम हो रही है एनालाइट एब्जॉर्प्शन के बाद, उसको मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के बाद हमारी लाइट की इंटेंसिटी मेजर जो हुई कम वाली, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा। जो हमारी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं वो कन्वर्ट कर देंगे उनको, ठीक है। एक तरीके से फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स मेजर करेंगी लाइट की इंटेंसिटी जो डिक्रीज हुई है लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद, और उसको मेजर करके कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर हमारी आउटपुट डिवाइस होगी जो डेटा को डिस्प्ले करने में, प्रोसेस करने में हेल्पफुल होगी। जैसे डिजिटल रीड आउट हो गए, ग्राफ्स है, वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। आपकी लैब्स में भी कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, और जैसे आपको अपना डेटा स्टोर करना है तो यूज़ कर लो। साथ ही साथ फ्लेम कंट्रोल सिस्टम होता है, आपको एक स्टेबल फ्लेम मेंटेन करनी होती है। उससे क्या होगा कि जैसे आपका जो सैंपल है वो थोड़ा अप एंड डाउन ना जाए, आपको फ्यूल इस वे में रेगुलेट करना होगा, या गैस फ्लो इस तरीके से रेगुलेट होनी चाहिए कि जो फ्लेम है वो स्टेबल रहे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में तो बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ी देर में बेचारी इतनी सी रह गई, कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपना जो उसमें है फ्लेम को कंट्रोल में रखना है। अगर आप इस प्रोसेस का ओवरव्यू देखो, जो हमारे सोर्स से लाइट आ रही है वो एटमाइज सैंपल में पास होगी। एटमाइज सैंपल में पास होने के क्या होगा, हमारा एनालाइट जो है उन एटम्स में, एनालाइट में जो एटम्स प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ पर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये हमारा सैंपल है, ये हमारी लाइट आ रही है, यहाँ हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में ये पास ऑन हो गई है, चली गई है, हमारे एटम्स ने इसको स्पेसिफिक वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ से दूसरी साइड इतना ज़्यादा गई थी, सिर्फ इतना ही पास हुई है क्योंकि हमारे एटम्स ने एब्जॉर्ब कर ली। अब मोनोक्रोमैटर को सिर्फ ये चाहिए, मोनोक्रोमैटर क्या करेगा, सिर्फ इसको जो डिज़ायर्ड है उसको पास ऑन होने देगा, आगे जाने देगा, और जो ये नहीं चाहिए, हमें अनवांटेड है, वो हमारे वहीं से रिमूव आउट हो जाएंगे, सिर्फ इसको आगे जाने देगा। आगे जाके हमारा पीएमटी डिटेक्टर होगा, जैसे फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर, ये फॉर एग्जाम्पल है, ज़्यादा जाता है, वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा उस सिग्नल को जितने डिक्रीज हुए। इतना ज़्यादा सिग्नल जाने के बाद सिर्फ एक इतना सिग्नल आया है, तो कहीं ना कहीं तो कमी आई है, डिक्रीज हुआ है एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में करने के बाद हम चेक करेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी में कितना रिडक्शन हुआ है, किसके कॉरस्पॉन्ड में, एनालाइट के कंसंट्रेशन के कॉरस्पॉन्ड में, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग नेचर के बेसिस पर हम कंपेयर कर लेंगे। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग अपना एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, क्लिनिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड एग्रीकल्चर, माइनिंग, जियोलॉजी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फोरेंसिक, मटेरियल साइंस। अब देखो, जब भी इन्वायरमेंटल एनालिसिस में करना है, हमें मेटल्स डिटेक्ट करने हैं। मेटल्स डिटेक्ट कर दोगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे उनको सेपरेट आउट हो जाएंगे, पॉल्यूशन लेवल के बेसिस पर चेक करना है। हमारे किसी के पेशेंट के ब्लड और यूरिन में चेक करना है, कुछ मेटल्स है बायोलॉजिकल फ्लूइड में, तो उसको मॉनिटर कर सकते हो डिजीज इलनेस के बेसिस पर। साथ ही साथ क्यूसी के टाइम पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, जब भी कभी मेटल इम्प्योरिटीज़ देखनी है ड्रग्स में या फार्मास्यूटिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स में, तब यूज़ किया जाएगा। फूड एग्रीकल्चर में जब भी कोई फूड एंड एग्रीकल्चर में देखोगे, मिनरल्स जो फूड में प्रेजेंट हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो देखे जाएंगे। सॉइल सैंपल में कि जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है प्लांट के लिए वो क्या है। माइनिंग, जियोलॉजी में जैसे मेटल कंटेंट है ओर्स में या मिनरल्स में, उसको पता करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तब हेल्पफुल हो जाता है। साथ ही साथ जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेटल एनालिसिस कराते हैं, ट्रेस कराते हैं, जिसमें हमारे क्रूड ऑयल्स हैं या अदर पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट हैं वहाँ पे। फॉरेंसिक में, फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स हमने देखा, पॉइजनिंग, एक्सपोजर या कुछ भी एनालिसिस कराना है टिश्यूज़ का, तब देखा जाएगा। मटेरियल साइंस में क्या है, जैसे मेटल्स हैं, मेटलर्जिकल सैंपल्स हैं, उस टाइम यूज़ किया जाएगा, या फिर कोरोजन को अंडरस्टैंड करना है उस टाइम, ठीक है। ये था हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी।